हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं क्लास 9th का अगला रैपिड रिवीजन। और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में यानी वन शॉट के अंदर पढ़ना चाहते हो तो एक पूरा का पूरा वन शॉट मैंने बना रखा है 1.5 घंटे के अंदर, यानी 1.5 आवर के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है। लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाकर देख लेना। लेकिन आज हम 25 मिनट के अंदर इसका रिवीजन करने वाले हैं, यानी सारे पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। अभी जो चैप्टर है ना, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हिस्ट्री से स्टार्ट होती है, यानी साइंस के अंदर भी हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है महर्षि कन्नड़ के द्वारा। तो ये जो महर्षि कन्नड़ थे, क्या बताते हैं कि जो भी चीज बनी हुई है ना, यानी जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनको इन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। वो क्या बोलते हैं कि ये जितनी भी दुनिया बनी है ये एक स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल से बनी है, और उस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया था क्या? इन्होंने नाम दिया एटम्स। इन्होंने फाइनली नाम दे दिया था कि जितना भी मैटर वगैरह है वो एटम से बना है। अब मैटर तो तुमने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर क्या होता है सबको पता है। तो जितना भी मैटर है ना, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है जी। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसका नाम है एंटोनी लेवेसवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, पता है क्यों? क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने कुछ लॉज दिए थे और उन लॉज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। बट उसके ऊपर बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये एटम है क्या। तो देखते हैं सबसे पहले एटम क्या है। तो देखो, एटम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी जितना भी मैटर है ना, ये पेन, ये चेयर, ये शर्ट, ये जितना भी मैटर है ये एटम से मिलकर बना है। ठीक है। दूसरी लाइन, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वैसे ये चीज गलत है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी जो एटम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आप इनको आंखों से देख भी नहीं सकते। अगर मैं आपको एटम के रेडियस बताऊं ना, तो उस रेडियस को हम नापते हैं नैनोमीटर के अंदर। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। यानी आप समझ पाओगे कितना छोटा होगा एटम। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाके आपको एटम दिखने की चांसेस बन पाएंगे। ठीक है जी, हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो प्रकार के लॉ हैं। पहला लॉ तो बहुत सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे कुछ नहीं है, इमेजिन कर, मैंने क्या लिया, मैंने पानी लिया 10 ग्राम। अरे 10 ग्राम मैंने पानी लिया, 10 ग्राम मैंने दूध लिया, दोनों को मिलाया, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम यानी ओवरऑल 20 ग्राम बन जाएगा। हाँ कि ना? यही तो होगा। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो चीजें रिएक्ट करेंगी, अगर उनके मास को जोड़ दोगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मास को कैलकुलेट करोगे, तो दोनों का मास बराबर निकलेगा। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है पानी। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो मान लेते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट का मास था वो कितना था? 36 ग्राम्स। ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो पानी बन रहा है, उसका भी कितना मास होगा? 36 ग्राम। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास बराबर रहता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक लॉ था। अब आता है दूसरा और इंटरेस्टिंग लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। अब पहले देखो ये लॉ बोलता क्या है। ये लॉ बोलता है इन अ प्योर कंपाउंड एलिमेंट आर always present in same proportion by mass no matter how it is prepared। यानी आपको ये तो पता होगा कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। अरे मूर्ख बालक, पिछले चैप्टर को जाकर देख ले, उसमें बताया था। ठीक है। तो जब भी कंपाउंड बनते हैं ना, वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब यहां पर जब एलिमेंट जुड़ते हैं ना, तो वो एलिमेंट मास के फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं इसका दूं, जैसे कि H2O, मुझे पानी बनाना है ना, तो जब भी पानी बनेगा ना, पानी अलग अलग प्रकार का होता है ना। एक तो होता है बिस्लरी का, एक बिर्सलरी का, एक बुर्सलरी का, अलग अलग प्रकार की बोतल्स होती है ना। बट पानी H2O ही होता है हर जगह। हाँ है ना? बिल्कुल। और ये पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये दोनों एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में बने होंगे। फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1U। ये U क्या होता है इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हम ले रहे हैं 16U। ठीक है। यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल मास आ गया 2U और ऑक्सीजन आ गया 16U। तो अगर आपको इनका रेशियो निकालना होगा तो रेशियो आएगा 1:8। यानी आप इस धरती पे कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपको पानी निकालना है ना, तो पानी हमेशा इसी रेशियो में बनेगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाय मास रेशियो है वो फिक्स्ड रहता है, और यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी आप जब भी एक कंपाउंड बनाओगे तो एलिमेंट मास का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है बेटा? फिक्स्ड रहता है। इसका एक और एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। अब यहां पर भी ना कार्बन और ऑक्सीजन का बाय मास वाला जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 कार्बन डाइऑक्साइड, विच लॉ बीइंग वेरीफाइड? कौन सा लॉ बन रहा है? अरे बोलो, मास वाला, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो लॉ है वो यहां पर फॉलो हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ये हमें पता ही है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इस रेशियो में कंबाइन होते हैं। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 5 ग्राम of हाइड्रोजन गैस? यानी अब मुझे पता है कि 5 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, यानी यहां पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अरे बोलो, 5 ग्राम मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगा 40 ग्राम। क्या बात समझ में? ऑक्सीजन कितनी होगी? 40 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टन बाबा ने क्या बोला? अब एक नए साइंटिस्ट आए, उनकी एंट्री हो गई है। डेल्टन बाबा आए और उन्होंने बोला कि मैं दूंगा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और ये पेपर में पूछी जाती है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ 5 पॉइंट थे, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट रिवाइज करते चलेंगे। पहला पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी अनडिविजिबल पार्टिकल। यानी उन्होंने भी यही बोला कि जितना भी संसार में मैटर है वो एटम से बने हैं, और एटम इनडिविजिबल है, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। यानी मान लेते हैं एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके जितने भी एटम्स होंगे ना, हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे, उन सारे एटम का मास भी सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अगला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस। यानी अगर दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन एक है हीलियम, इन दोनों के मासेस भी अलग होंगे इनके एटम के, और अलग अलग क्या होंगी? प्रॉपर्टीज भी होंगी। अगला, एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं कुछ फिक्स्ड रेशियो में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया ना अभी। ठीक है जी, ये 5 उसने थ्योरी दी, लेकिन ये थ्योरी गलत प्रूव कर दी गई थी, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो ड्रॉबैक्स समझो। सबसे पहला ड्रॉबैक तो बहुत सिंपल है। डेल्टन भैया जी ने ये बोला कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, लेकिन आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, यानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे कि एटम्स को तोड़ा जा सकता है इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले तो एटम को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। दूसरा, आइसोटोप्स। अगर आपको याद हो तो डेल्टन भैया ने यह भी बोला था कि यार जो एलिमेंट होते हैं ना, यानी अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास सेम होगा, लेकिन ये गलत प्रूव हो गया। एक टर्म होती है आइसोटोप, वो भी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इसमें क्या होता है? द सेम एलिमेंट कैन हैव एटम्स विद डिफरेंट मास। एलिमेंट सेम है बट एटम के जो मासेस हैं वो अलग अलग हो गए। अगली चीज होती है आइसोबार, इसको पढ़ो। डिफरेंट एलिमेंट मे हैव एटम्स विद सेम मास। यानी एलिमेंट जो है वो अलग अलग है बट फिर भी उनके मासेस सेम हो सकते हैं, जो कि यहां पर गलत प्रूफ किया गया था। इन्होंने बोला था ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बाद में ये पॉसिबल हो गया। तो इसके 3 ड्रॉबैक्स हैं, ये 3 ड्रॉबैक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए मॉडर्न डे सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। देखो पहले के जमाने में, यानी जब डेल्टन भैया ने दिया था, तो पिक्चर्स की मदद से हम ऐसे रिप्रेजेंट किया करते थे एलिमेंट्स को। लेकिन बाद में क्या करा, बाद में IUPAC आया और इन्होंने ना हर एक सिंबल का एक निकनेम रख दिया, जैसे तुम्हारा भी घर का नाम होगा। और वो निकनेम कैसा रखा गया देखना, या तो उसका जो नाम है उसके नाम का या तो पहला लेटर लेंगे, या तो पहला और दूसरा लेटर लेंगे। और याद रखना, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे हीलियम का होता है HE, हाइड्रोजन का होता है H। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो नाम होते हैं बहुत सारे एलिमेंट के, वो लैटिन या फिर ग्रीक में थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का नाम दूसरी भाषा में नेट्रियम होता है, इसलिए जो इसका सिंबल है वो Na होता है। क्या होता है? Na। सिमिलरली जो पोटेशियम होता है उसका नाम होता है कैलियम, इसलिए उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? K होता है। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर बेटा 20 तक सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, उनके नाम और उनका नंबर। कैसे याद करोगे? एक ट्रिक है अपने पास, क्या देखना, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज,
ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब 11 से लेकर 20 तक के बात करते हैं। तुमने वो एक शो देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? उसमें एक वो दुकान वाला होता है अब्दुल, है ना? तो देखते हैं। ना मांगो ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। अब्दुल से हमें नहीं मांगना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, तुम्हें सारे के सारे एलिमेंट्स इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। 1 से लेकर 20 तक याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, एटॉमिक मासेस के बारे में। अब ये एटॉमिक मास क्या है? देखो एटॉमिक मास को ना मैं एक सिंपल से प्रोसीजर से समझाता हूं, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता। ऐसे समझो कि मेरे पास कार्बन का एक एलिमेंट था। क्या था मेरे पास? कार्बन का एक एलिमेंट था, है ना? अब उस कार्बन के एलिमेंट के मैंने 12 टुकड़े कर दिए। जैसे पिज्जा के नहीं करते तुम, अलग अलग टुकड़े करते हो, 6 पीस करते हो, 4 पीस करते हो, ऐसे मैंने इसके क्या कर दिया, मैंने इसके से 12 टुकड़े कर दिए, ठीक है? तो फिर मैंने क्या लिया, इमेजिन करो मैंने एक तराजू लिया। एक्चुअली में तराजू नहीं लिया, बट मैंने मान लो एक तराजू लिया, और इस एक टुकड़े को यानी 1/12 ऑफ कार्बन एटम, है ना, क्योंकि 12 टुकड़े थे, बट मैंने एक टुकड़े को तराजू के इस भाग पे ऐसे रख दिया। अब जो तराजू के दूसरे हाथ पे था, मैंने क्या रखा, मैंने हाइड्रोजन का एक एलिमेंट रख दिया, हाइड्रोजन को मैंने रखा, और मैंने क्या देखा, ये दोनों बैलेंस हो गए। यानी मैंने क्या बोला कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो मास है वो कितना है, वो है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। और इस हाइड्रोजन के मास, क्योंकि हाइड्रोजन की जो पीरियोडिक टेबल पे जो रैंकिंग होती है वो नंबर 1 होती है ना, तो इसलिए मैंने इसका मास दिया 1 AMU, या फिर मैं 1U भी बोल सकता हूं। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, क्या है, 1 atomic mass unit is equals to 1/12 mass of the carbon 12 atom। यानी जो कार्बन 12 एटम है उसके 1/12 मास के बराबर होता है 1 एटॉमिक यूनिट, जो कि किसका होता है मास, हाइड्रोजन का। अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊं तो ये वैल्यू ग्राम्स के अंदर कुछ इस प्रकार से आती है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि आपको याद नहीं करना है, ठीक है जी। यानी अब हम सारी चीज को पीरियोडिक टेबल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू की फॉर्म में, यानी एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना? तो आप देख सकते हो, अगर आपको किसी भी चीज का मास निकालना है तो हम यूनिट क्या लगाएंगे, ग्राम्स नहीं लगाएंगे, हम यू ये यूनिट लगाने वाले हैं। तो डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, याद रखना, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटॉम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है? इससे हम किसी का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब कुछ एटॉमिक मासेस जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट के मास याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे, ट्रिक बता देता हूं। अगर वो जो नंबर मैंने बताया ना, नंबर, ये तो तुम्हें याद हो गया होगा, है ना? तो अगर नंबर ऑड है तो पता है क्या करना, अगर नंबर ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना और +1 करना, वो आ जाएगा उसका एटॉमिक मास। और अगर नंबर इवन है तो आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और वो आ जाएगा उसका एटॉमिक मास। एग्जांपल देता हूं बेटा, यहां पर एग्जांपल देखना। एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन का। ये देखो 6 यानी इवन है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पर बात करते हैं फ्लोरीन की, तो देखो ये ऑड है, तो इंटू 2 +1, यानी इसका जो आ जाएगा मास वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब इस ट्रिक में कुछ एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, वो एक्सेप्शन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एक्सेप्शंस ये हैं, पहली चीज तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रैंकिंग 1 होती है, इसका एटॉमिक मास यूनिट भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? बेरिलियम वैसे तो 4th नंबर पे है, लेकिन इसका जो मास होता है वो होता है 9, कितना होता है, 9। सिमिलरली नाइट्रोजन 7th पे है और इसका जो मास होता है वो 14 होता है। आर्गन जो है वो कितने पे, 18वें नंबर पे है, और इसका जो मास होता है वो 40 होता है। और क्लोरीन सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो मास होता है वो 35.5 होता है। ये एक्सेप्शन याद कर लो, बाकी तो ट्रिक तुम्हें पता ही है, उस ट्रिक की मदद से आप सारे एलिमेंट्स का मास ऑटोमेटिकली याद कर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, ठीक है? अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की, यानी जो एटम है ये एग्जिस्ट कैसे करता है। अब देखो कुछ कुछ एटम्स तो तुम्हारी तरह एकदम सिंगल होंगे, अकेले एग्जिस्ट करेंगे, उनको बॉन्ड नहीं बनाना, उनको बॉन्ड नहीं बनाना, ठीक है? तो उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। याद रखना, ये वो एलिमेंट है जो कि कोई बॉन्ड नहीं बनाते, अकेले रहते हैं, नोबल, इनको कोई रिएक्शन नहीं करनी। एग्जांपल याद रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इतने याद कर लो, काम आपका चल जाएगा। ये सिंगल रहते हैं, कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है? बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड भी देखो दो प्रकार के, एक होते हैं आयंस, एक होते हैं आयंस, और एक क्या होते हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूल्स।
पहले हम देखते हैं आयंस क्या होते हैं। तो आयंस क्या होते हैं? अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन, वैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे बट मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि काम आएगा। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर मेरे पास नेगेटिव पार्टिकल है, अगर मैं उसको बाहर दे दूंगा तो मेरे पास चार्ज कैसा आएगा? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि मैंने अपनी नेगेटिविटी बाहर दे दी, हाँ कि ना। और अगर मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये आयंस भी तभी बनते हैं जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और तब हम उसको बोलते हैं एनायन। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड व्हेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है। और एक होता है कैटायन, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल अभी मैं पूरी टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो आयंस भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल आयन और दूसरे कौन से होते हैं? कंपाउंड आयन। सिंपल आयन यानी एक एलिमेंट का आयन, एलिमेंट समझते हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, इनका जो आयन है उसको हम बोलते हैं सिंपल आयन। जैसे कि Mg2+, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, सोडियम प्लस यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ऐसे। और फिर आते हैं कंपाउंड आयन। कंपाउंड आयन क्या होते हैं? ये वो आयंस होते हैं जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यह है अमोनियम आयन NH4+, यह है कार्बोनेट आयन CO3+, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है जी, समझ आ गया। अब बात करते हैं किसके ऊपर? हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है? ये ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रन ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम हेल्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, यानी केमिकल बॉन्ड से इसको ऐसे जकड़ा हुआ होता है और इसमें क्या होता है? इसमें कोई चार्ज नहीं होता। कैसे बना? ग्रुप की वजह से बना, यानी एटम्स जुड़ गए, तब उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया मॉलिक्यूल, बट इस पे कोई चार्ज नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब मॉलिक्यूल भी ना बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इनके बीच में क्या फर्क है वो देखो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यानी जब सेम एटम्स जुड़ जाते हैं आपस में, जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम के एटम जुड़ गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जुड़ गए, तो हम उसको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन represents the smallest unit of the element that can exist freely, जैसे कि O2 N2 H2 Cl2। बात समझ में आई? जबकि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होंगे? यहां पर डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल पानी। पानी क्या है? पानी देखो ना, एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही तो है और इसमें अलग अलग एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है। सिमिलरली अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी याद रखना मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं बट इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। अब बढ़ते हैं हम अगली टर्म की तरफ जो कि है एटॉमिसिटी। अब ये जो एटॉमिसिटी है ये बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, यानी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कितने एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट है, वो अपनी कहलाती है एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी अलग अलग टाइप की होती है। मोनो एटॉमिक यानी एक सिंगल एटम होगा, डाई एटॉमिक 2 एटम होंगे, ट्राई एटॉमिक 3 एटम होंगे, पॉली एटॉमिक 4 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग कंपाउंड्स के नाम आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं हीलियम, आर्गन, ये नोबल गैसेज हैं, ये अकेली रहती हैं, यानी इनके पास एक एटम होगा, तो इनकी एटॉमिसिटी कैसी होगी? मोनो एटॉमिक। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सब कैसे हैं? डाई एटॉमिक। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आती है बात ट्राई एटॉमिक की, तो इसका एग्जांपल है ओजोन, क्योंकि यहां पर 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। फिर मैं बात करता हूं टेट्रा एटॉमिक, यानी 4 एटम्स होंगे और इसका एग्जांपल तुम्हें याद रखना है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो P4 में प्रेजेंट होना है, यानी यहां पे 4 फॉस्फोरस एक साथ कंबाइन होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉली एटॉमिक की, तो पॉली एटॉमिक यानी 4 से ज्यादा, इसका एग्जांपल है सल्फर। तो सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगर मैं बात करूं और भी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, तो इनकी अगर एटॉमिसिटी पूछी जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर में देखो 2 तो हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो गया? एक ऑक्सीजन हो गया, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3, यानी यह है ट्राई एटॉमिक। सिमिलरली और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमोनिया NH3, एटॉमिसिटी क्या हो गई? यहाँ पे 4 है, यानी टेट्रा एटॉमिक हो गया। कैसा हो गया? टेट्रा एटॉमिक हो गया। बहुत बढ़िया, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये दोनों ही सेम है बट बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। मॉलिक्यूलर मास समझ आ रहा है नाम से, एक मॉलिक्यूल का ओवरऑल मास, एक मॉलिक्यूल का ओवरऑल मास, ठीक है। द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई बोले पानी का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? H2 होता है, ठीक है। अब इसका मास कैसे निकालोगे?
हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं, यानी हाइड्रोजन का मास तो हो गया 2 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आप बता दोगे इसका जो ओवरऑल जो मास आएगा इस पूरे मॉलिक्यूल का वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? 18 आ गया। अगली बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। अब फॉर्मूला यूनिट मास पता है क्या है? वो जो आयोनिक कंपाउंड हमारे बन रहे थे ना, वो जो आयंस हमारे बन रहे थे, उनका जो ओवरऑल मास है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। मतलब बात सेम ही है बट कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, यानी ये बस आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तुम्हें क्या करना है? मैग्नीशियम का मास तुम्हें पता होना चाहिए, वो टेबल याद रखना। ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ा, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, आई होप ये चीज भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक ऐसी टेबल जो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जो टेबल है ना, ये तुम्हारे पेपर में पूछी जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली इसके क्वेश्चन आएंगे तो ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, 10th में भी काम आएगी। ये पूरी की पूरी टेबल है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट का चार्ज गिवन है, तो वो चार्ज तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे कि जो सोडियम होता है वो Na+, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सिमिलरली पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस पे +2 का चार्ज है, इस पे भी +2 का चार्ज है, इस पे भी +2 का चार्ज है। इसकी एक ट्रिक भी है, वो मैं ट्रिक तुम्हें बता देता हूं अगर तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। देखो, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, तुझे यानी इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके चार्ज होगा +2। इनका +1 था, अब अगली वाली का +2। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार जेन फरारी, क्यों नहीं 3 यानी अब इससे नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कितना होगा? चार्ज +3 होगा। क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी। ठीक है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो। सिमिलरली आपको ये टेबल भी याद करनी पड़ेगी, इसकी भी अपने पास ट्रिक है। हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नाचें, और सुनो नाचें। तो आप ऐसे इन ट्रिक्स को याद कर सकते हो। और ये है पॉलीएटॉमिक आयंस, जो कि मैंने बताया था ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, इनके चार्जेस तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अभी देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हमें यह समझ आ गया कि जितने भी आयंस थे उनके चार्जेस हमने याद कर लिए। पर भैया चार्ज याद क्यों करें? क्योंकि अब ये काम आएंगे। देखो, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? एटम्स इसलिए कंबाइन करने क्योंकि एटम्स को स्टेबल होना है, एटम्स को स्टेबल होना है। वहीं पर एक टर्म आ जाती है वैलेंसी। तो वैलेंसी वैसे अगले चैप्टर में है, बट इस चैप्टर के लिए आपको बस इतना समझना है, वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ऐसे समझो ये एटम के हाथ हैं, मेरे हाथ कितने? 2। तो मैं 2 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता हूं, है ना, मैं 2 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता हूं। सिमिलरली हर एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वो कितने लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है, वही मेरी कहलाती है वैलेंसी। अब वैलेंसी पता है क्या है? वो जो मैंने आपको अभी चार्ज बताया ना टेबल में, जैसे सोडियम का चार्ज क्या था? Na+, यानी उसकी वैलेंसी हो गई 1। ऑक्सीजन का क्या था? जितना भी था ना, जो उसका जो चार्ज था वो उसकी वैलेंसी है, वो उसकी वैलेंसी है। इस वजह से मैंने वो टेबल तुम्हें याद करने के लिए बोला था, तो वो टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। क्योंकि अब हम करने वाले हैं, लिखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। अब हम नामकरण करने वाले हैं, है ना। देखते हैं, जैसे कि इमेजिन करो एक कंपाउंड आपको दे रखा है, कंपाउंड का नाम ले लेते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब तुम क्या करोगे? पहले लिखोगे मैग्नीशियम, फिर लिखोगे ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके नीचे लिखोगे इसकी वैलेंसी। भैया मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी? मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज था, टेबल याद हो तो यहां 2 लिख दिया, वो प्लस नेगेटिव को भूल जाओ। भैया ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज था, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, यहां भी 2 यहां भी 2, तो इनको हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं, यानी ये 1 और 1 हो गया। तो ये फाइनली फॉर्मूला बन गया MgO। क्या बन गया? MgO। एक और एग्जांपल बताता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो लिखोगे Mg, यहां पर लिखोगे क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन पे चार्ज होता था -1, यानी वैलेंसी 1। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखना बेटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। MgCl2, ये क्या आ गया? मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। एक और फॉर्मूला बताता हूं, सोडियम ऑक्साइड। तो पहले लिखो सोडियम, फिर लिखो ऑक्सीजन। वैलेंसी इसकी 1 होती थी, इसकी 2 होती थी, ये करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बन गया क्या? Na2O। ये आ गया सोडियम ऑक्साइड। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर सकते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता था बेटा वो +3 होता है, यानी इसकी वैलेंसी 3 है। सल्फेट होता था SO4, वो पॉलीएटॉमिक वाली टेबल में, और चार्ज होता था उसका 2,
है ना। तो आप देख सकते हो, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैसे लिखोगे बेटा, Al2, देखना Al2SO4 को ब्रैकेट में लो और यहां पे 3 लगा दो, तो ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आप करना सोडियम कार्बोनेट, तो पहले सोडियम लिखा, वैलेंसी हमारा 1 है, कार्बोनेट आपको लिखना है और इसकी भी आपको क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है, तो ये आ जाएगा Na2CO3, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो, कैल्शियम लिखा, ये 2 लिखा, इसकी क्या थी, वैलेंसी A2। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे याद है, अरे भाई मेरे को तो वक्त हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी याद होगा। इसकी होती है 1, तो ये आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी, ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करना है और इन सब का आपको आंसर अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। ये जो केमिकल फॉर्मूला बनाने वाला है ना कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन हर बार स्कूल के अंदर आते हैं, प्रैक्टिस करके जाना। यहां पर हमारा रैपिड रिवीजन होता है समाप्त, लेकिन रुक जाओ, ये क्वेश्चन देखो और अभी वीडियो खत्म होने से पहले एबीसीडी में से इसका क्या आंसर सही है कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।